तेरी यही कहा। अब ये तुम्हारा भी घर है और किसी चीज की जरूरत पड़े या तकलीफ हो तो इस बंदे को अपना हमदर्द समझना। पारो देख तो तेरा भैया तो नहीं ना? हाँ माँ, भैया आ रहे हैं। अब मुझे इस चार दीवारी में अकेले रहना पड़ेगा। अब मुझे माँ कौन कहेगा? माँ, मैं कहूँगा। कि निशान इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी टेंशन में है। वेरी सरप्राइजिंग। वो कौन सी बात है जो तुझे परेशान किए हुए है? क्या बहू से झगड़ा हुआ है? भला मैं उससे झगड़ा क्यों करूंगा? ग्रीन वैली इज अ ड्रीम कम ट्रू। सर, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्या खुशबू है चाय की। राहुल, ये जमीन बंजर जरूर है लेकिन हम इसे आबाद कर देंगे। किसान इस जमीन को माँ कहता है, धरती माँ। तुम्हारा मकान तो अपना है ना? हाँ माँ जी, पिताजी ने बनवाया था। साहब कोई गैर नहीं है, आप तो हमारे अपनों में से। निशान को नहीं पकड़ चलाने की कोशिश न करें, इससे वो कंफ्यूज हो सकता है। मुझे तो आपको दाद देनी चाहिए। अरे मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप कितनी खूबसूरती से निशान को मेरे इतने करीब कर देंगे। मानते हो ना? किरण, निशान का तुम्हारे करीब आना बहुत जरूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम निशान को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाओगी कि उसे समझने वाला और प्यार करने वाला तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। एक बात कहूँ, आप शायद मेरी बात का विश्वास करें या ना करें, लेकिन जिस दिन से मैं निशान से मिली हूँ, उसे समझा है, उसके लिए मेरी ममता उमड़ पड़ी है। ऐसा लगता है निशान मेरा अपना बेटा है। किरण, तुम कितनी अच्छी हो। पता नहीं तुम्हारे इन एहसानों का बदला मैं चुका भी पाऊंगा या नहीं। कितना फर्क है तुम में और उस औरत में। एक वो थी जिसने निशान को जन्म तो दिया लेकिन फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कभी उससे मिलने की या उसे देखने की भी कोशिश नहीं की। तुम यहाँ पे हम दोनों के विचार नहीं मिलते। आप शायद ये भूल रहे हैं कि निशान की माँ कंचन को आपने खुद अपनी जिंदगी से और घर से निकाला, फिर आपने निशान को बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया। यानी आपकी वजह से निशान कंचन की नजरों से दूर रहा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन भी कंचन का और आपका सामना होगा, कंचन सबसे पहले यही पूछेगी कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। किरण, आज मैंने तुम्हारी अंदर की औरत को एक नई रोशनी में देखा है। यू आर अ ग्रेट लेडी जो खुद तो बर्बाद हो सकती है लेकिन किसी और को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम ऐसी औरत को डिफेंड कर रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं। आज मेरे समझ में आया कि इस जमाने में जहां एक और औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है तो दूसरी और तुम जैसी औरत की दोस्त भी हो सकती है। वाकई औरत का नाम त्याग है। I love you. I love you, girl. I love you too. हाय कविता जी। अरे सनम, तुम आओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। मैडम, आपसे एक बात कहनी थी मुझे। कहो। कहते हैं ना, औरतों के पेट में बात हजम नहीं होती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ।
मेरे पेट में सारी बात हजम हो जाती है। जरा मैं भी तो जानूं, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हजम कर पाती हो? वैसे बात किरण मैडम के बारे में है, शायद आपको पसंद ना आए। नहीं नहीं, कहो क्या बात है? अब तो जानती है ना मैडम कि किरण मैडम पहले राय साहब को सलाह दिया करती है, अब तो वो निशान जी को भी सलाह दिया करते हैं। वो तो निशान जी को ऐसे समझाती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी को समझा रही है। निशान जी उनकी बात मानती भी है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। चाय पियोगी? हाँ हाँ जरूर। मैं लाती हूँ। सुनो लक्कू, हाँ मालकिन। देखो तुम्हें हमारे घर काम करते 25-30 साल हो गए। तब अनिल और शीला कितने छोटे छोटे थे, अब वो कितने बड़े हो गए। तुम भी थक गए होगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने गांव जाकर अपने बाल बच्चों के साथ आराम करो। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं मालिक? मालकिन मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर रहूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा। देखो लक्कू, बहू ने तो इस घर का सारा काम काज संभाल लिया। अब इस महंगाई के जमाने में उसी काम के लिए एक आदमी के खर्च का बोझ मैं क्यों उठाऊं? क्यों बोलो, है ना? नहीं मालकिन, मैं तो आपके घर का एक सदस्य हूँ। अरे तुम तो अब भी इस घर के सदस्य हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम आराम करो। सुनो लक्कू, देखो रो मत। मैं तुम्हें पूरे पगार के साथ 2 महीने का बोनस दूंगी। गांव जाकर कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेना और अपने परिवार के साथ आराम से जिंदगी गुजारना। रो मत, ठीक है? जाओ। और तेरी बेहिका और तेरी बेहिका। किरण, मैं ये तो जानती हूँ कि तुम राय साहब की लीगल एडवाइज़र हो। मैंने सुना है तुम निशांत को भी काफ़ी एडवाइस देने लगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसकी माँ बनने के सपने देख रही हो? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? और फिर मेरे बारे में इस किस्म की उल्टी सीधी बातें आपसे कौन कर रहा है? मुझे किसी ने नहीं कहा, लोगों की आंखें जो देखती हैं। एक बात पूछूं, तुम्हारे इतने सारे और भी क्लाइंट्स हैं, तुम उनके पास इतना क्यों नहीं जाती हो जितना राज साहब के पास जाती हो? दीदी मैं वहां पे काम के सिलसिले में जाती हूँ, और अगर कभी कभार निशान ने मुझसे कोई राय मांग भी ली तो उसे एडवाइस करने में क्या हर्ज है? एडवाइस देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज इसमें है जो तुम कर रही हो। इसमें बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दीदी अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, आप कहिए, मैं ऑफिस जाना ही छोड़ देती हूँ, काम भी छोड़ दूंगी। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं कर सकती। दीदी मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती। किरण, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, लेकिन किसी और के मामले में इतना ज्यादा इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि इसमें कहीं बदनामी तुम्हारे सर ना आ जाए। जीती रहो मेरी बहू, जीती रहो। बहू, अब मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंप ही दूँ। नहीं माँ जी,
इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल पाऊंगी? आप घर की बड़ी हैं, आप ही संभाल पाएंगी ये जिम्मेदारी। और वैसे भी सास दूसरी माँ जैसी होती है ना। दूसरी माँ? भाभी मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, दूसरी माँ यानी सासू माँ। एक लड़की जब अपने घर से पराये घर जाती है तो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। उसके हाथों में होता है कि वो कैसे अपनी नई जिंदगी को एडजस्ट करे। उसका फर्ज बनता है कि वो अपने देवर को भाई का प्यार दे, अपनी ननंद को बहन का, और अपने सास ससुर को माता पिता का प्यार दे। क्यों माँ जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो बेटी, तुम्हें कई दिन हो गए इस घर में आए हुए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम इस घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर ले लो, तो मैं चैन की नींद मर सकूं। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही है? आपको तो अभी हजारों साल जीना है। हाँ मम्मी, भाभी ठीक ही तो कह रही है। तुम ऐसी मनहूस बातें मत किया करो। अभी तो तुम्हें पोते पोतियों का मुंह देखना है, उनकी शादियां करवानी है। तुम ऐसी मनहूस बातें क्यों करती हो? बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन जिंदगी का भी क्या भरोसा है, कब धोखा दे जाए। मैं चाहती हूँ कि बहू को जिम्मेदारी सौंप दूं, यही मेरी इच्छा है। ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। शाबाश मेरी बहू, तो आज से मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होती हूँ। ये लो अपनी जिम्मेवारी। और सुन, आज से इस घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका सब तुम्हें करना है, और इस घर के सारे मैले कपड़े भी तुझे ही धोने हैं। अरे लेना, पकड़। वो क्या देख रही है? भाभी यूं आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? जाओ ना, अब अपना काम करो। दीदी, वो मेरी फ्रेंड है ना प्राची, वो दिल्ली से आई हुई है, मैं उससे ज़रा मिलने जा रही हूँ। शुक्र है तुमने बाहर जाने का सोचा तो सही, वरना मैं अपने आप को कोस रही थी। न जाने उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या सुना दिया था। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप जो कुछ भी कहेंगी मेरे भले के लिए ही कहेंगी। और अगर दीदी आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ जो मेरे लिए गलत है, तो मुझे टोकने का आपको पूरा पूरा हक है। जी फिर मुझे तुमसे यही उम्मीद है। सुनो, शाम को जल्दी आ जाना, हम लोग दोनों खाने पे बाहर जाएंगे। ओके, ठीक है? बाय। हेलो, जी हाँ। और तेरी यही कहा। किरण, तुम हो कहाँ? 3 दिन हो गए, तुम यहाँ आई भी नहीं, कोई फोन भी नहीं किया। दीदी को मेरा यहाँ ज्यादा आना पसंद नहीं। क्या कविता को हमारे संबंध पे एतराज है? एतराज की बात नहीं है, वो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे कदम कभी भी नहीं बहकेंगे। तो फिर ये पाबंदी क्यों? किरण, ये चंद लम्हे जो मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूं, उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। वरना ये दौलत, ये कारोबार, ये शौहरत, जो बाहर से देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, मेरे लिए बेईमानी है। इन सब की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। हाँ, बस
बहाना है जीने के लिए। जब तुम नहीं थी किरण, तो मैंने अपने आप को भुला दिया था। मेरा वजूद एक मशीन बनकर रह गया था। अब दोबारा तुम मुझसे मिली हो तो आई फील अलाइव अगेन। मेरे अंदर यह एहसास पैदा हुआ कि मैं हूं, आई एम देयर, आई एम अलाइव। किरण, क्या किसी के कहने से तुम मुझसे यह एहसास छीन लोगे? कुछ और बातें कीजिए ना। मैं इतने दिनों बाद आपसे मिलने आई हूँ, आपको इस तरह मायूस नहीं देखना चाहती। मैं मायूस नहीं हूं किरण, और तुम मेरे सामने बैठी हो तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी नजरों में मेरी बहुत अहमियत है ना। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मेरा एक मुद्दत से इंतजार किया है, और उस मुद्दत में मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे नजरें मिला लूं। और अब जब मैं तुमसे खुलकर बातें करता हूं, अपने हर गम में शरीक पाता हूं, तो मुझे यह महसूस होता है कि यह हौसला मेरे अंदर तुम्हारी वजह से पैदा हुआ है। और मेरा बेटा निशान बेचारा, उसे तो मालूम ही नहीं है कि मां और ममता क्या होती है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद चंद ही दिनों में उसे तुम्हारे अंदर एक मां की सिफत दिखाई देती है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि उसने मुझे इस नजर से देखा। चलो, इतने लंबे इंतजार का कुछ तो फल मिला मुझे। काश मैं निशांत की सोच को सच कर सकता। ये पूछने का मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मत बोलो। तुम कुछ नहीं बोलोगी फिर भी मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों की जबान पढ़ना बहुत पहले सीख लिया था। लेकिन तुम तो जानती हो किरण, जिस घर में जवां बेटा या बेटी होते हैं, वहां अगर बाप शादी कर ले तो मजाक बन जाता है। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं, बहुत बेसब्री से, जब हमारी ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। मैंने हमेशा अपने आप को आपकी अमानत समझा और हमेशा अपने आप को आपके लिए महफूज रखूंगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करके मैं तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहता। बस कीजिए और कुछ मत कहिए, वरना मैं रो पड़ूंगी। Come in. अरे कविता, आओ। आओ ना, प्लीज sit down. भाई, तुम्हारे टैलेंट के चर्चे तो अब सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि बाहर भी होने लगे हैं। बाहर भी तुम्हारा काम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं।
थैंक यू। अरे भाई, इसमें मैं कहां से शुक्रिया का हकदार हो गया? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हमारे इतने अच्छे कंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लोग बाहर भी इनकी चर्चा करते हैं। अब ये मेरे दोस्त हैं हशमत खान साहब, गल्फ में बहुत बड़ा कारोबार है, दुबई में एक 5 स्टार होटल प्लान कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने इसकी प्लानिंग करी तो सीधे मेरे पास आए, कहने लगे कि इसका नक्शा वो हमारे आर्किटेक्ट से बनवाना चाहते हैं और इसके लिए वो बहुत बड़ी कीमत देना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कविता, ये बहुत बड़ी कीमत जब मिलेगी तो उसमें मेरे कमीशन का ख्याल रखना। राज साहब, ये सब कुछ तो आप ही का है। चलो, अच्छा हुआ तुमसे बात हो गई। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। आर यू इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट? राय साहब, आप तो जानते हैं मैं सोशल वर्क में कितना बिजी रहती हूँ। थोड़ा बहुत जो वक्त निकलता है उसमें मैं आपका काम कर लेती हूँ। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। खैर, सोच लो, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, एनीवे, एक्चुअली राज साहब, मैं इसलिए आई थी, लेबर कॉलोनी की फाइल अगर आपने देखी हो तो मैं ले जाना चाहती हूँ। वो तो हमने सुबह ही आपके ऑफिस में भिजवा दी। अच्छा, भिजवा दिया? ओके, मैं ले लूँगी। थैंक यू, मैं चलती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ। और तेरी ये ही कहानी।